वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत की पर्वत चोटियाँ, उत्तर भारत की, ठीक है। तो कल के क्लास में मैंने काराकोरम सीरीज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ग्रेट हिमालय की जितनी इंपॉर्टेंट जो पिक्स थी उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। यानी कि ट्रांस हिमालय और नवीन हिमालय में केवल हम लोग जो है ग्रेट हिमालय जो था, पहली जो श्रृंखला थी, ठीक है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसकी सारी इंपॉर्टेंट पिक्स को मैंने पढ़ा। जैसे कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम में मैंने जो है दशपर को पढ़ लिया, वहाँ पे केटू को पढ़ा, ठीक है। गसेरबूम फर्स्ट, गसेरबूम सेकंड पढ़ लिया, तेरम कांगड़ी पढ़ लिया, ठीक है। गोल्डन थ्रोन पढ़ लिया। इसी तरीके से जो है यहाँ पे हमने नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक जितने भी इम्पोर्टेंट थे उनको कौन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है या किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो चोटियाँ मिली, ऊंची चोटियों की बात हुई तो नेपाल हिमालय में, नेपाल वाले भाग में मिली। तो इन सारे चोटियों को मैंने डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में जो दो सीरीज बची हुई हैं, यानी लघु और मध्य हिमालय और शिवालिक, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो पूर्वोत्तर की जो श्रेणियाँ हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट पिक्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि कल के क्लास में मैंने यहाँ पे पढ़ लिया ट्रांस हिमालय, तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को पढ़ा गया। उसके बाद मैंने ग्रेटर हिमालय को पढ़ा। ग्रेटर हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व बताया गया कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, लगभग 2400 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल वाले पार्ट में है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट यहीं पर था, ठीक है। केटू के बारे में मैंने पढ़ लिया, काराकोरम की सबसे हाईएस्ट पीक थी, ठीक है, 8611 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से मैंने अगर नवीन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा आपका जवाब होगा, ये सब मैंने पढ़ा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत में तो नंदा देवी के बारे में पढ़ा गया कि नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, क्लियर। आज हम पढ़ेंगे कि लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय की सीरीज मैंने पहले ही पढ़ चुका है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सीरीज है वो किस नाम से जानी जा रही है, ठीक है। तो उनका जो पश्चिमी विस्तार है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के नाम से है, और जो उसकी मुख्य श्रेणी है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागतिभा, मसूरी, ठीक है। उसके बाद जब हम नेपाल में चलते हैं तो उसकी महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब हम सिक्किम में पहुंचते हैं तो डोंकिया सीरीज के नाम से जानते हैं, और ब्लैक माउंटेन जो है भूटान में उसे में जाना जाता है। उसके बाद क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, यानी इधर देख रहे हैं ना, इधर जो पश्चिम में इनका विस्तार ज़्यादा है, ठीक है। हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनका विस्तार पश्चिम में क्या है, अधिक है। पूरब में जाकर के एक दूसरे से क्या हुई हैं, मिल गई हैं, ठीक है। पूरब में एक दूसरे से मिल गए। इसीलिए जब हम अभी आगे पढ़ेंगे घाटियां, नदी घाटी, मतलब यहाँ पे घाटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो घाटियों का जो निर्माण हुआ है ना वो पश्चिम में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको जगह मिला है, ठीक। यहाँ पे क्या है कि सारी पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ गई हैं, इसलिए वहाँ पे पूर्वी भाग में जो है, हिमालय के पूर्वी भाग में जो है, ठीक है, घाटियां हमें कम मिलेगी, पश्चिमी भाग में हमें घाटियां अधिक मिलेंगी, ठीक। ये चीज हो गया। पश्चिमी भाग में पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई कम है, पूर्वी भाग में अधिक है, जिसमें मध्य हिमालय में अगर देखा जाए, मध्य भाग में यानी नेपाल वाले भाग में सबसे अधिक ऊंचाई है चोटियों की, ठीक। तो अब यहाँ पे जो सीरीज मैंने पढ़ा तो पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, नागतिभा, मसूरी, महाभारत, डोंकिया और ब्लैक माउंटेन जो है मैंने पढ़ा भूटान में, ठीक। इसी तरीके से शिवालिक का जो मैंने कॉन्सेप्ट किया कि जो है उप हिमालय की संज्ञा दी गई है, या जो है सबसे नवीन हिमालय है, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है शिवालिक, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी पार्ट में है। इसको मैंने पढ़ा कि इसका भी जो विस्तार है, अगर लघु या मध्य हिमालय की बात करें तो इसका भी विस्तार हम पंजाब से लेकर के कहाँ तक बताते हैं, पंजाब से लेकर के असम तक बताते हैं। उसके बाद ये मिल गई है, ठीक है, जाकर के, ठीक। इसी तरीके से अगर हम शिवालिक की विस्तार की बात करेंगे तो शिवालिक का भी पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक मूल विस्तार है। उसके बाद जो है 90 किलोमीटर, लगभग मैंने बताया था कि 90 किलोमीटर, यानी कि तिस्ता और रायडाक नदियों के बीच ये अदृश्य हो गई है। अदृश्य का मतलब जैसे कि इनकी ऊंचाई एकदम कम हो गई है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, बिस्मी जो पहाड़ियां हैं वो शिवालिक का ही पार्ट है, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का पार्ट है। उसके बाद जब इनका जो यहाँ पे ग्रीवाखंडी जो मोड़ है, जब ये पर्वत श्रेणियां मुड़ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, चूंकि यहाँ पे दिहांग गार्ज का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मुड़ती हैं तो फिर इसे जो है, जैसे यहाँ पे पटकोई बूम हमने पढ़ा था, पटकोई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी यानी लुसाई पहाड़ी, तो इसको जो है क्या कहा गया, इसे पूर्वांचल पहाड़ी की संज्ञा दी गई, पूर्वांचल की पहाड़ी की संज्ञा दी गई। बाकी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में गारो, खासी, जयंतिया मैंने पढ़ा, भुवन पढ़ा, बराइल पहाड़ पढ़ा, मिकिर, रेगमा पढ़ा, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी पढ़ा, ये सारे रेंज मैंने पढ़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पीक्स है
जैसे रेंज तो हमें याद ही हो गया कौन कहाँ पे है, उनकी पीक्स को नोटिस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लघु या मध्य हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका जवाब होगा लघु या मध्य हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कैलाश है, जो कि महाभारत श्रेणी में है। कहाँ पे है? महाभारत श्रेणी। और महाभारत श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, महाभारत श्रेणी का पार्ट है माउंट कैलाश, महाभारत श्रेणी। ठीक है, महाभारत श्रेणी का विस्तार जो है नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6714 मीटर है। कितना है? 6714 मीटर। ठीक, उसके बाद देखिए शिवालिक। शिवालिक हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो चंगाबंग है। चंगाबंग जो कि गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। किसका? गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय, यानी कि उत्तराखंड, अगर हम कह सकते हैं कि ये इनका विस्तार कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, चंगाबंग। बातें क्लियर हो रही ना? ठीक, ये शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। विस्तार की बात अगर हम करते हैं लघु या मध्य, यहाँ थोड़ा सा नोटिस करते चलेंगे, लघु या मध्य हिमालय। ठीक, लघु या मध्य हिमालय का जो विस्तार है ये पंजाब से लेकर के पंजाब से असम तक इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, पंजाब से असम तक इसकी कई श्रेणियां हैं। श्रेणियों को मैंने पढ़ लिया है पिछले क्लास में। सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज है, ठीक है, लघु हिमालय के सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो पीर पंजाल है। कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसका विस्तार कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। पीर पंजाल श्रेणी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, हालांकि पास को हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बनिहाल दर्रे से जवाहर सड़क सुरंग का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। जवाहर सड़क सुरंग। ठीक है, जवाहर सड़क सुरंग ये बनिहाल दर्रे से संबंधित है। ठीक, तो पीर पंजाल श्रेणी सबसे बड़ी श्रृंखला भी है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम शिवालिक की बात करें कि शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है, तो आप कहेंगे कि भाई शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक जो श्रेणी है इसका जो विस्तार है वो असम पंजाब में पोटवार बेसिन से लेकर के पोटवार बेसिन, मूलतः जो विस्तार इसका मिलता है पोटवार बेसिन से लेकर के कहाँ तक? कोसी नदी तक है। मूलतः इसका विस्तार पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक, कोसी नदी तक है। उसके बाद ये क्या है कि 90 किलोमीटर, मैंने बताया था 90 किलोमीटर, यानी कि तिस्ता और रायडाक नदियों के बीच, तिस्ता और रायडाक नदी के बीच एक अदृश्य हो गई है ना। उसके बाद इसी का जो है अरुणाचल प्रदेश में जो विस्तार है उसे हम डाफलामेरी अबोर मिस्बी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट से आप नोटिस कर लेंगे आप लोग इसको इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जो घाटियां मिलेंगी ना, घाटियों को हम पढ़ेंगे तो घाटियां इन्हीं क्षेत्रों में हमें ज़्यादा घाटियां मिलेंगी। समझ में आ रहा है ना? कश्मीर घाटी हो गई, दल घाटी हो गई, कुल्लू घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे इस घाटियों का जो भी कॉन्सेप्ट है, कन्नूर घाटी हो गई है। तो ऐसे जितनी भी घाटियाँ आपको, किन्नौर घाटी सुपारी के लिए फेमस है, कन्नूर नहीं किन्नौर। ठीक है, तो किन्नौर यहाँ पे ये सारी लगभग घाटियाँ, पार्वती घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी ना, तो ये सब घाटियाँ हमें कहाँ पे मिल रही है? इसी पार्ट में देखने के लिए मिलेंगी, है ना। कांगड़ा घाटी, ठीक है, हिमाचल में है ना। तो इन्हीं मध्य हिमालय वाले एरिया में हमें घाटियों का कॉन्सेप्ट मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए कि जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे आपने देखा डोंगिया सीरीज में एक पहाड़ी है जिसे हम दार्जिलिंग की पहाड़ी कहते हैं। मैंने बताया था रेंज में कि दार्जिलिंग की पहाड़ी जो कहाँ पर है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर अवस्थित है ना। ज्यादातर विस्तार उसका वेस्ट बंगाल में है ना। तो दार्जिलिंग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू। कौन सी चोटी है? संदकफू। वेस्ट बंगाल की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, ये वेस्ट बंगाल की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, संदकफू वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी में अवस्थित है। समझ में आ रहा ना? दार्जिलिंग पहाड़ी में अवस्थित है। दार्जिलिंग पहाड़ी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है नदियों का कि वहां से महानंदा नदी जो गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी, ठीक है, सबसे पूर्व में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है महानंदा, वहीं से निकलती है। बात क्लियर हो रही ना? ठीक है,
तो चलिए, तो ये देखिए संदकफू जो है कि दार्जिलिंग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो संदकफू को आप नोट कर लेंगे, दार्जिलिंग पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक हो गई। उसके बाद अगर हम पूर्वांचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी, ठीक है, जिसमें आप मूलतः अगर देखा जाए जो शिवालिक का पार्ट है, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, अगर उसको हम नोटिस करें तो वहां पे सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो डाफला पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 4578 मीटर है। कितना है? 4578 मीटर है डाफला पहाड़ी, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। उसके बाद जैसे ये पहाड़ी अरुणाचल यहाँ पे जाती है, मिलती है, फिर वहां पे ग्रीवाखंडी मोड़ है, जिसे हम दिहांग आर्च, जो ब्रह्मपुत्र नदी वहां से एंट्री कर रही है, ठीक है। तो ये नदी, ये पहाड़ियां जो है क्या है, दक्षिण दिशा में मुड़ जा रही है, दक्षिण दिशा में मुड़ जा रही है, जिसे किस नाम से जाना जा रहा है? पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब पूर्वांचल पहाड़ी में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? पटकोई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर पहाड़ी है, मीजो पहाड़ी यानी जिसे हम लुसाई पहाड़ी कहते हैं, है ना। तो अगर अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि पटकोई बूम की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पटकोई बूम का ही आगे विस्तार नागा हिल्स के नाम से है, नागा हिल्स पटकोई बूम का ही विस्तार है, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सारामती शिखर। क्या नाम है? सारामती शिखर, 3826 मीटर, जो भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। कहां पर है? भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है, इसको आप नोट कर लेंगे। पटकोई बूम की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है उसका क्या नाम है? सारामती शिखर है। कहां पर है? भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक दर्रा है, उस ठीक है, उसको हम पांगसाड़ दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा कहते हैं? पांगसाड़, ठीक है। सारामती शिखर यानी कि ये जो आप देखते हैं ना, सॉरी, पटकोई बूम में, ठीक है, पटकोई बूम में एक दर्रा है, पटकोई बूम, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सारामती शिखर, सारामती शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है, इस तरीके से आप पीक बना लेते हैं। सारामती शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 3826 मीटर है, ठीक है। इस श्रृंखला में एक दर्रा है जिसको हम पांगसाड़ या पांगसो दर्रा के नाम से जानते हैं, पांगसाड़, ठीक है, पांगसाड़ दर्रा, ठीक है। इस दर्रे से होकर के एक सड़क मार्ग बना हुआ है, इस दर्रे से होकर के एक सड़क मार्ग बना हुआ है, जो जहां से भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है, उससे लोडो रोड के नाम से जाना जाता है, सॉरी, लेडो रोड। किस रोड के नाम से जाना जाता है? लेडो रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेडो रोड। पांगसाड़ दर्रे में कौन सा रोड है? लेडो, ठीक है, लेडो रोड, ठीक है। इस रोड के माध्यम से भारत और म्यांमार की सीमा बधी है, यानी भारत और म्यांमार जाने का रास्ता है, ठीक है, भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है लेडो रोड, ठीक है, जो भारत को किससे जोड़ रही है? म्यांमार से जोड़ रही है। भारत को किससे जोड़ रही है? म्यांमार को जोड़ रही है। बातें क्लियर हुई ना? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, इधर ये तो हो गया, मान लीजिए पटकोई बूम हो गया, उसके बाद यहाँ पे नागा हिल्स बताया गया था, फिर मणिपुर पहाड़ी बताई गई थी, उसके बाद लुसाई पहाड़ी हो गई। लुसाई पहाड़ी को ही मीजो पहाड़ी कहा जाता है। लुसाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है फंगपुई, क्या नाम है? फंगपुई, 2157 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2157। ये कौन सी पहाड़ी है? पहाड़ी का नाम अगर पूछेगा, फंगपुई पर्वत किस पहाड़ी का पार्ट है? तो लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, समझ में आ रहा ना? लुसाई कहां पे है? मिजोरम में है, ठीक है। लुसाई पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है फंगपुई पर्वत। क्लियर? याद हो रहा ना? ठीक है, चलिए, लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची पीक जो है फंगपुई पर्वत हो गया। अब देखिए, फंगपुई पर्वत का उपनाम ब्लू माउंटेन है। क्या है? ब्लू माउंटेन। इसे नीला पर्वत कहा जाता है। ब्लू माउंटेन ना लिख करके आप नीला पर्वत लिखेंगे, ठीक है। इसको फंगपुई पर्वत को नीला पर्वत कहा जाता है, नीला पर्वत की संज्ञा दी गई है ना, नीला पर्वत। बातें क्लियर हो रही ना? ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सारामती शिखर की, सारामती पर्वत शिखर की अगर यहाँ पे हम बात करें तो उपमहाद्वीप का जो है, अगर जैसे ये गैर हिमालयी चोटी की बात की जाए, उपमहाद्वीप की गैर हिमालयी चोटी की बात की जाए, क्योंकि ये पूर्वांचल सीरीज में आ रहा है, तो गैर हिमालयी चोटी में ये सबसे ऊंची पीक है। कौन? सारामती शिखर। समझ में आ रहा है ना? जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर अवस्थित है। बातें क्लियर हुई? चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए कुछ और भी पहाड़ियां बताई गई थी, जैसे त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी,
त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी बता दिया गया था। असम में मैंने बताया था भुवन, बराइल, ठीक है, मिकिर, रेगमा, ये पहाड़ियां बताए थे रेंज के बारे में। उसके बाद इधर शिलांग के पठार पे गारो, खासी एंड जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया बताई गई थी। तो अगर यहाँ शिलांग के पठार की ऊंची चोटी पूछी जाए तो यानी कि गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, 1412 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है चेरापूंजी, 1358। वैसे अगर शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो शिलांग ही है, समझा रहा ना, सबसे ऊंची चोटी क्या है, शिलांग ही है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि जो दो और श्रृंखलाएं थी उनकी प्रमुख चोटियों को मैंने पढ़ लिया कि लघु या मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैलाश है जो कि महाभारत श्रेणी का पार्ट है, ठीक है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी चंगाबंग है, ठीक है। और उसके बाद जो है दार्जिलिंग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी संतकफू हो गया, ठीक है। पटकोई बूम की सबसे ऊंची चोटी सारामती शिखर है जो कि बॉर्डर भी बना रही है, यहाँ पे लेडो रोड है जाने के लिए, भारत म्यांमार का रास्ता है, ठीक। लुसाई की सबसे ऊंची चोटी फौकुई पर्वत है जिसे नीला पर्वत कहा जाता है। गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक और जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, चेरापूंजी। और बाकी अरुणाचल की जो पहाड़ियां हैं उसमें डाफला, मिरी, अपोर, मिसमी में अगर हाईएस्ट ऊंचाई की पहाड़ी को देखा जाएगा तो डाफला पहाड़ी की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इस तरीके से चोटियों के कॉन्सेप्ट को, यानी उत्तर भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें जो चोटियां हैं, चोटियों को कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज और आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी फिर इसी क्रम में आगे हम चीजों को जोड़ेंगे। वो क्या है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। केवल आज उनके पॉइंट्स को समझते हैं, फिर उन पर डिटेल चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो भारत का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, भारत का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। तो अगर प्रादेशिक विभाजन की बात की जाए, यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ऐसा लिखेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है किस आधार पर है, आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो ये नदियों के आधार पर है। किसके आधार पर है, नदियों के आधार पर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर है। किसने विभाजन किया, सिडनी बुरार्ड, सिडनी बुरार्ड ने जो है हिमालय को जो है नदियों के आधार पर बांटा। कितने भागों में बांटा हिमालय को नदियों के आधार पर, 4 भागों में उन्होंने बांट दिया। समझ में आ रहा है ना, हिमालय को उन्होंने नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटे हैं, तो कैसे वो 4 भागों में उन्होंने बांट दिया है, ठीक है। तो सब पश्चिम से पूरब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूर्व का कॉन्सेप्ट, सबसे पश्चिम में कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक। उसके बाद जो है कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय, और सबसे बाद में जो है असम हिमालय। पूरब में कौन सा है, असम हिमालय, ठीक है। अब नदियों का जो कॉन्सेप्ट है, कश्मीर या पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से लेकर के सतलज, सिंधु से सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज से काली नदी, काली यानी सरयू की सहायक है, ठीक है। उसके बाद नेपाल हिमालय यानी काली से तिस्ता नदी, और असम हिमालय का जो विस्तार है वो तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को बांट दिया है। क्लियर, नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक, अब अगर इनका विस्तार देखा जाए कि लगभग कितना है, तो सिंधु से सतलज यानी कि कश्मीर हिमालय का विस्तार जो है ये है 560 किलोमीटर, ठीक है। सतलज से काली ये 320 किलोमीटर है इनका विस्तार। काली से तिस्ता यानी नेपाल हिमालय का विस्तार सर्वाधिक है 800 किलोमीटर, और फिर असम हिमालय का विस्तार जो है 720 किलोमीटर है। तो इस तरीके से उन्होंने, सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया।
है कि नहीं, नदियों के आधार पे। तो अब क्या होता है कि जैसे हमने शुरू में पढ़ लिया, पहले विभाजन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पर्वत श्रृंखलाओं का विभाजन पढ़ लिया, ठीक है, नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ लिया, चोटियों का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब क्या है, हमें इसमें देखना है कि अगले टॉपिक पे अब अगले क्लास में हम लोग घाटियों को पढ़ लेंगे यहाँ की, ठीक है, और उसके बाद इनके आधार पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है हम उसमें समझ बैठाएंगे क्वेश्चन को लेकर के, कि अगर जैसे पूछ दिया कि कश्मीर हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, यानी कि जैसे पूछ दिया पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कश्मीर या पंजाब हिमालय का पार्ट है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हमें नोटिस करना है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और हम क्लियर करके कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण जो हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां बताई गई थी, उनको जो है कैसे उनका बंटवारा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, कभी कभी पूछ देता है लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो आप इसको समझिए कि ट्रांस और मध्य हिमालय के बीच सचर जोन, सचर जोन या हिंज लाइन, हिंज लाइन, ठीक है। महान या लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु और मध्य हिमालय के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट, बाउंड्री फॉल्ट। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, ये चीजें नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। बाकी पीक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम इस सारी चीजों को, यहाँ की घाटियों वगैरह को, यहाँ के जो मैदान होंगे उन सबको एक साथ इंक्लूड करके फिर हम कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट को के तहत जो है जोड़ करके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है और हमें उसको किस तरीके से सही करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है।